साथियों, ये हम सब आंदोलनों का हिस्सा हैं, आंदोलनों में हैं और आज के दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है, ये भी हम सब जानते हैं। ये विषय जो आपके बीच में स्क्रीन पर है, ये इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक 108 साल पहले आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी बट्टू केशवर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में एक बम धमाका किया था। संसद के अंदर एक बम फोड़ा था। आज उसकी 108वीं वर्षगांठ हम कह सकते हैं उसको। और इस समय के जो हालात हैं और आज के दिन खासकर जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो धमाका किया गया था, उस समय के हालात और इस समय के हालात में किस तरह की समानता है, हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। माहौल कैसा है, लोगों की दशाएं कैसी हैं, आंदोलन की प्रकृति कैसी है और हम सब जो हैं किन किन हालात में किस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर के साथ क्या समानता है इस दौर की, वो हम कोशिश करेंगे बातचीत में इस पक्ष को सामने रखने की। मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को एक धमाका हुआ संसद के अंदर और बहुत भीड़ थी संसद के अंदर में, चर्चाएं चल रही थी। लेकिन वो धमाका ऐसी जगह पर हुआ जहां पर उस धमाके से किसी को नुकसान नहीं हुआ। और वो जो धमाका करने वाले जो क्रांतिकारी लोग थे, जिनमें भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त, जो बाकायदा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA जिसको बोला जाता था, बाकायदा निर्णय के तहत जो है 2 साथियों की जिम्मेदारी तय की गई और वो जो है केंद्रीय असेंबली में बम लेकर वो प्रवेश करते हैं और उसके बाद जो है वो ऐसी जगह पर बम फेंकते हैं जहाँ से किसी को नुकसान ना हो। और उसके बाद वो एक पर्चा जो है वो फेंकते हैं उसी समय पर, जो पहले से तैयार है, और उस पर्चे में अपना उद्देश्य लिखते हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं। और वो क्रांतिकारी ऐसा नहीं है कि वो बम धमाका करके वहाँ से चले गए, बल्कि ये निर्णय के तहत वो वहीं बैठे रहते हैं, अपने आप को गिरफ्तारी वो होते हैं। और उसके बाद उस धमाके के बाद ही उस समय की अंग्रेजी सरकार जो हुकूमत जो उनको गिरफ्तार करती है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। और सेशन कोर्ट जो दिल्ली में बैठती थी, उस सेशन कोर्ट उस के आधार पर उनको उम्र कैद की सज़ा देती है। बाद में जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फिर मामला चलता है और अंततः और कई मामले उसके साथ जुड़ जाते हैं और अंततः जो है भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो है उनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरी जो भी साथी दर्शक इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको सबको मैं नमस्कार करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। उनसे गुजारिश ये है कि जो उस समय जो असेंबली में जो पर्चा जो फेंका गया और उसके बाद जो सेशन कोर्ट के अंदर शहीद भगत सिंह और उसके साथियों के जो बयान हैं, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट के अंदर जो बयान है, और कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंततः जो है निर्णय के ऊपर जो कोर्ट के बारे में उन्होंने लिखा है, ये छोटे छोटे 3-4 पंफलेट्स हैं। ये एक प्रकार से हमारे तमाम उन साथियों को, युवाओं को और तमाम उन आंदोलनकारियों को, तमाम उन न्याय पसंद लोगों को पढ़ना चाहिए। भगत सिंह और उसके साथियों को अगर समझना, उनका एक तरीके से निचोड़ जो है ये 3-4 छोटे छोटे पंफलेट्स में जो है वो लिखा हुआ है। पहली तो मेरी गुजारिश ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब उस समय के फौरी तौर पर 2 कानून जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो सरकार लेके आ रही थी। एक कानून जो है वो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा कानून था पब्लिक सेफ्टी बिल। ये 2 ऐसे कानून थे जो हमारे देश की मजदूर आबादी को और इन जनरल हमारे देश की जनता को एक तरीके से उनके जो बुनियादी जो अधिकार है
न्याय पाने का एक प्राकृतिक अधिकार है, वो उस पर कुठाराघात करते थे। पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर मतलब अपने देश के नागरिकों को, उनको बोलने के उनके अधिकार पर कुठाराघात था, और बिना किसी गवाही के, बिना किसी आप कोई चार्जशीट किए किसी को भी गिरफ्तार कर लेने का राइट जो है इन कानूनों के जरिए, इस कानून के जरिए किया जा रहा था। और दूसरा जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, उस बिल के अंदर जो यूनियन बनाने का जो बुनियादी अधिकार है, मजदूरों के जो राइट्स हैं, उन पर बड़ा हमला था। ये दो कानून जो उस समय पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने ये केंद्रीय असेंबली के अंदर ये बम फेंका। और अगर हम आज से इसकी तुलना करें, इस दौर से अगर तुलना करेंगे, तो मतलब ये वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन हम 70 साल बाद दोबारा से एक ऐसी परिस्थिति अपने देश के अंदर हम देख रहे हैं। इस समय जो हुक्मरान हैं, देश की गद्दी पर जो शासक जो बैठे हुए हैं, अगर उनके कारनामों को अगर देखा जाए, और पिछले खासकर 6-7 साल में और इस दरमियान जो है आप 1-2 साल के अंदर जो किया गया है, वो आपको उस अंग्रेजी राज की याद दिलाता है कि किस तरीके से जो शासक जो बाहर से थे, जिसको हम कहते थे कि विदेशी शासक थे, वो जिस ढंग से यहाँ की जनता के हक हकूक को, उनके बुनियादी अधिकारों पर जिस प्रकार से हमला कर रहे थे, कानूनी रूप से जैसे प्रतिबंधित कर रहे थे, आज दोबारा से बेशक वो यहाँ स्वतंत्रता है, और ये हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार है, हमारे प्रतिनिधित्व है करने वाले लोग आज राज में हैं, लेकिन असल में जो कानून जो बनाए जा रहे हैं, वो वही कानून जो है, उसी प्रकार से कानूनों को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये कानून के किस रूप में हम देखते हैं, ये समझने की जरूरत है। ये जो भगत सिंह ने जो लिखा अपनी राइटिंग्स के अंदर, जो कि हम जो है, जो उन्होंने सेशन कोर्ट में जो उन्होंने बयान दिए, और उन्होंने कहा हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद केवल रक्तपात करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जीवन को बहुत पवित्र मानते हैं, प्राकृतिक जो अधिकार है, वो न्याय का अधिकार जो बुनियादी अधिकार है, लेकिन जो है हम ऐसे एक समाज की कल्पना करते हैं जहां पर सभी के साथ न्याय हो और किसी के साथ किसी प्रकार की गैर बराबरी ना हो। हम शोषण की उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं जो एक देश द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा जो है एक दूसरे का शोषण पर आधारित, उस सिस्टम को हम खत्म करना चाहते हैं, और जिसका उन्होंने नाम दिया कि ये साम्राज्यवादी खेल है कुल मिला के। तो साम्राज्यवाद के विरोध में बाकायदा उन्होंने कहा कि ये सभ्यता का जो प्रासाद है, ये समय रहते अगर नहीं संभाला गया तो एक दिन चरमरा कर बैठ जाएगा, और जो लोग इस बात को समझते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज का पुनर्निर्माण करें। तो ये जो है बिल्कुल सोच जो है, पूरी सोच के साथ उस समय पर वो क्रांतिकारी जो जिस ढंग से काम कर रहे थे, उनका पूरा विचार जो उसके अंदर वो काम करता है। और जब आज हम इसके संदर्भ में इस समय की, इस दौर की अगर बात करेंगे, तो हमें लगेगा 1, 2, 3 करके जो कानून जो सरकार जो लेके आ रही है, खासकर आज का एक विशेष संदर्भ ये भी है कि आज हरियाणा के अंदर तमाम जिलों में बहुत सारे आंदोलनों के केंद्रों पर एक कानून की प्रतियां जलाई गई हैं। और वो कानून क्या है? वो कानून हरियाणा की विधानसभा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जजपा गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने वो कानून पारित किया है। अभी जो पीछे सेशन गया है, वो कानून क्या है? आंदोलन के अंदर जो है कोई अगर संपत्ति का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का एक कानून के संदर्भ में, उस कानून का अगर नाम आप कहेंगे तो आंदोलन में संपत्ति क्षति की वसूली विधेयक हरियाणा 2021 ये पारित किया है। और ऐसा कानून जो है बीजेपी की 2-3 राज्य सरकारों ने और पारित किया है, जिसमें यूपी की आदित्यनाथ गवर्नमेंट सरकार भी है, योगी जी की सरकार भी है। ये कानून क्या कहता है? और इस कानून की आज प्रतियां जलाई गई हैं, जिसमें किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, महिलाएं, तमाम ऐसे न्याय प्रिय लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल रहे हैं, जिन्होंने प्रतियां जलाई। ये क्या कानून है? ये कानून ये है, इसका लब्बोलबाग अगर देखा जाए कि जो आज आंदोलन के अंदर हैं, जो अपने अधिकारों की जो बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो अपने हक हकूक की बात करते हैं, उनको कैसे चुप कराया जाए। कुल मिलाकर इस कानून का बुनियाद ये है।
और इसमें ये है मोटे तौर पर ये कानून में 6-7 एरियाज है जिस पे हम कहें तो नंबर 1, किसी भी आंदोलन के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ संपत्ति की हानि होती है तो उस हानि का एक तरीके से उस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी ने एक ने किया 2 ने किया, लेकिन उस आंदोलन के अंदर जितने भी लोग शामिल होते हैं वो उसकी पार्टी बनाया जाएगा। जो संगठन जो है जिसके नेतृत्व में कोई भी ऐसा आंदोलन होता है जिसमें कुछ छुटपुट को हिंसा होती है तो उस संगठन को उसके अंदर आप जो है उसको दोषी बनाएंगे। तीसरा जो है उस कार्यक्रम की रूपरेखा, जिसने कुछ की योजना बनाई, जहां पर जिसने भी योजना बनाई, चाहे बेशक वो शामिल है उस आंदोलन के अंदर या नहीं है, कोई योजना बनाने वाले हैं, उनको भी उसके साथ अटैच किया जाएगा। फिर जो है किसी ने जो है उस कार्यक्रम के लिए सलाह दे दी है, आप उसको भी उसमें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई उस कार्यक्रम के बारे में उसकी प्रशंसा करता है या उत्साहित करता है, आप अब ये कह लीजिए कि मान लिया फिर आज का सोशल मीडिया बड़ा एक जरिया है अपने बातचीत को पहुंचाने का, कोई कार्यक्रम रखा गया, अगर किसी ने फेसबुक पर वो डाल दिया और किसी सज्जन ने जो कोई अपने घर में बैठा हो कहीं बैठा उसने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा किया जा रहा है, तो उस लाइक करने वाले को उत्साह देने वाले व्यक्ति को भी इस कानून के दायरे में लाकर और उसको भी प्रताड़ित करने का एक कानून जो है ये हरियाणा की विधानसभा के अंदर हमारी माननीय जो है बीजेपी की जो जजपा की जो सरकार है उसने पारित किया है। अब इसके अंदर जो है मतलब जो व्यक्ति जो उस घटना को कोई अंजाम देगा वो व्यक्ति 7वें नंबर पर जाकर है। तो सबसे पहले तमाम लोग, वो संगठन, योजना बनाने वाले, सलाह देने वाले और उसके साथ साथ जो है उसको उत्साह देने वाले, ये सबसे पहले होंगे और असल में जिसने किया है वो सबसे बाद में आएगा। ये है इस कानून के अंदर। इसके बाद ये जो भी इस सिलसिले में कोर्ट में जाने का अधिकार, सिविल कोर्ट के अंदर जाके आप दीवानी कोर्ट के अंदर जाने का कोई अधिकार जो है इसलिए छीन लिया गया है। और मान लिया किसी जगह पर कोई संपत्ति की क्षति होती है, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो वो मामला चलेगा ट्रिब्यूनल के अंदर और ट्रिब्यूनल जो है उस ट्रिब्यूनल में के अंदर एक जज होंगे और बाकी 2 जो है सरकार के द्वारा निर्धारित जो IAS जो लोग हैं वो उस स्तर के अधिकारी होंगे। तो 3 लोगों की एक ट्रिब्यूनल होगी जिस ट्रिब्यूनल में पुलिस अपना वो जांच करके अपने रिपोर्ट जारी करेगी और उसके बाद वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। और अगर ट्रिब्यूनल फैसला करेगा उससे पहले तमाम ऐसे लोगों की जो उसके दायरे में आ जाएंगे, फैसला करने से पहले ही वो सबकी संपत्ति भी उसके साथ अटैच कर देगा ताकि वो किसी भी प्रकार से मतलब वो उसकी संपत्ति से उस नुकसान की भरपाई हो सके। कोर्ट में जाने तक का अधिकार नहीं है, केवल हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आप तब जाने का आपको अधिकार है जब आप जो है टोटल जो आप पर जुर्माना लगा है उसका 20% आप पहले पे कर दें। इसका अर्थ क्या है कि मान लिया किसी के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि आपको इस नुकसान की भरपाई के लिए 50 लाख रुपए आप पर जुर्माना लगता है, तो उस 50 लाख में से अगर आप 10 लाख भरेंगे तो ही आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, वरना आप अपील ही नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा जो है इस प्रकार से प्रशासनिक रूप से और एक तरीके से हम ये सब जानते हैं कि मान लिया 2 IAS अधिकारी अगर ट्रिब्यूनल में होंगे, जो एक बुनियादी अधिकार है, नेचुरल राइट है, न्याय पाने का अधिकार जो है उससे भी वंचित कर दिया गया है। कोर्ट तक में आप नहीं जा सकते इस कानून के तहत। ये एक प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये इसका मकसद क्या है और ये क्या जरूरी था इस समय पर लेके आना इसको। ये जब जिस समय पर लोगों के लिए रोजगार का संकट है, उनके लिए जो है नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई का संकट है, और इन संकटों पे बातचीत करने की बजाय आप जो है जो इस पूरा का पूरा जो एक तरीके से कारपोरेट घरानों के लिए आप जो कर रहे हैं, जो रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ऐसे हालात में जब लोग अपने बुनियादी अधिकारों की बात करते हैं तो आप उसको अधिकार देने की बजाय आप उससे ये अधिकार कि वो अपनी बात आवाज उठा सके, वो सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा सके, ये उनको डराने का, उनको घर बिठाने का के मकसद से ये कानून वो बीजेपी की सरकार लेकर आई है।
वरना जो है इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। इससे पहले भी हमारे देश के अंदर, हमारे कानून के अंदर ये प्रावधान है। 1984 का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है ये 1984 का, जिसके अंदर ये प्रावधान है कि ऐसी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उसके अंदर ये मौजे का वो है। ऐसा ये कानून जो है क्लेम पाने का भी एक अधिकार है, लॉ ऑफ टॉर्टस के नाम से जो कानून है। लेकिन ऐसी क्यों जरूरत पड़ी, ये इस समय पर क्या जरूरत थी इसकी? यही नहीं, मतलब ये केवल इतना भर नहीं है कि भाई कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया और उससे आप सब लोगों को इन्वॉल्व करते हुए नेताओं को टारगेट करोगे, यूनियनों को, संगठनों को टारगेट करोगे, उसमें भाग लेने वालों को टारगेट करोगे। और केवल ये मुआवजा इतना भर नहीं है, अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, कोई ऐसी हालात पैदा होती है, तो आप क्या करोगे? अगर उसके लिए पुलिस बुलाओगे, कहीं से बाहर से फौज बुलाओगे, सीआरपीएफ बुलाओगे, उसका टोटल जो खर्च है, उसके चाहे खाने का, उसका वाहन का, जो भी जितने दिन वो पुलिस वहां पर या फौज वो रहेगी, उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी आंदोलनकारियों से वो वसूला जाएगा। ये इस कानून के अंदर वो लिखा हुआ है। तो हम क्या समझे इसको? ये एक प्रकार से ये जो आंदोलन का बुनियादी जो अधिकार, जो हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है, राइट टू एक्सप्रेशन, अपने अधिकारों के, मतलब उस पर एक प्रकार से बहुत बड़ा हमला है। ये एक कोई छोटा ये वो नहीं है। इसलिए जो है संयुक्त किसान मोर्चा की पहलकदमी पर जो हरियाणा का जो तालमेल है, उसके आह्वान पर तमाम जो ट्रेड यूनियन हैं, कर्मचारी संगठन है, विद्यार्थियों, नौजवानों के जो संगठन है, महिलाओं के संगठन है, उन्होंने आज जो है पूरे हरियाणा भर में इस कानून की इसकी प्रतियां जलाई हैं और इसके खिलाफ मतलब कन्वेंशन करते हुए एक आंदोलन का आह्वान जो आने वाले दिनों के लिए किया है। और ये एक श्रृंखला है। हम सब इसको समझते हैं, पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है, मतलब एक कानून है यूएपीए। वो कानून क्या है? वो यूएपीए के अंदर है भी यही है कि आप बिना किसी चार्जशीट के आप लोगों को आप उसको उसके अंदर आप किस जेल के अंदर आप डाल सकते हैं बिना किसी चार्जशीट के, जहां आपको जो है जमानत भी कोर्ट में ही पेश करने की उससे आपको वो जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा एक यूएपीए कानून जो है सरकार लेके आई। ये कानून भी, इसका जो प्रयोग हो रहा है, अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आप देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जो कानून जो इसके एक्ट के तहत जिन लोगों पर आपने ये लगाया और बाद में कोर्ट की सारी फाइंडिंग्स क्या हैं, वो मतलब 10%, 20% भी ऐसे लोग नहीं जो असल में उसके वो बनते हो। और इस कानून का प्रयोग करते हुए आपने ऐसे जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ऐसे चाहे बुजुर्ग 80-80 साल तक के बुजुर्ग जो लोग हैं, आपने उनको जेलों के अंदर डाल रखा। 2-2, 3-3 साल से उनकी कोई किसी कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई चार्जशीट तक दाखिल नहीं की जा रही है। ऐसी कितनी युवा लड़कियां जो है हम देखेंगे पिछले दिनों, जिस प्रकार का कानून जो है बीजेपी की सरकार जो सत्ता में बैठी हो जो लेके आई, ये सीए और एनआरसी का जो है एक पूरे देश के अंदर शुरू करने का जो फैसला बीजेपी की सरकार ने किया था, तो उसके खिलाफ जो है बहुत ही बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर चला। तो उस आंदोलन के अंदर हिंसा करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा खुद सत्ताधारी। वो आप उसको कहीं उसमें नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन का समर्थन करने वाले जो ये बात करते हैं कि संविधान जो वो बचे हमारे देश का, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं आप उस जेल के अंदर डाल रखे हैं। कितनी युवा लड़कियां हैं, खुद हरियाणा से, रोहतक से नताशा नरवाल, कितने दिन हो गए, मतलब आप एक केस में वो बरी हो जाते हैं, दूसरे में बरी होता है, लेकिन आप यूएपीए लगा के उसको परमानेंट आप अंदर डाल देते हैं जहां कोई राइट नहीं है। तो बड़े पैमाने पर ये लोगों की आवाज को दबाने का जो एक सिलसिला है, तो एक फांसीवादी जो ट्रेंड जिसको बोलते हैं, एक तानाशाही सत्ता जो इस देश पर वो काबिज हुई है, तो ये वो कानून यही, अगर आप इसकी तुलना 108 साल पहले करेंगे, जिसके खिलाफ भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने, और उस समय पर जो क्रांतिकारी जो विचार था, जिसमें एचएस सारे, जिसने बाकायदा योजनाबद्ध ढंग से इन कानूनों पर चर्चा की, तो ये वही कानून थे जो लोगों की जो है आवाज पर को रोकते थे, उन पर प्रतिबंध लगाते थे मूल अधिकारों पर। तो यूएपीए भी वही है, आप उसके तहत लोगों को अंदर रख रहे हैं। और ये जो पिछले जो आंदोलन जो चल रहा है, हम सब जानते हैं, किसान आंदोलन जो है 4.5 महीने गुजर चुके हैं। 3 कानून आप लेके आए कृषि के बारे में,
किसान कह रहे हैं कि हमें कानूनों की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी की सरकार ने तमाम उन कायदों को, स्टेट इशू है, राज्य का मुद्दा बनता है कृषि, लेकिन आप उसने बाईपास करके, और आज जो है अधिकतर विपक्षी पार्टियां और अधिकतर जो बीजेपी, गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, ज्यादातर वो ये कह रहे हैं कि ये कानून वापिस होने चाहिए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, लेकिन जो है आप नहीं सुनेंगे। 4 महीने से, 4.5 महीने से किसान आंदोलन में हैं और 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन आप उन शहीद किसानों को जिनको शहादत हुई, उसके लिए आपके पास संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर 1 मिनट भी ऐसा नहीं है कि आप उस पर मौन रख लें। लेकिन यह जरूर है कि हरियाणा की सरकार, उसकी आप हालात देखिए कि वो क्या कहती है कि लोग हमें नहीं आने दे रहे हैं, हमें घुसने नहीं दे रहे गांव के अंदर, हमारी सभाएं नहीं करने दे रहे, इसलिए हरियाणा की जनता के खिलाफ वो प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं और जनता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो ऐसे कानून आप लेके आए जो खेती को उजाड़ देंगे, जो बहुमत आबादी अभी भी हमारी खेती के ऊपर निर्भर है, और जिसका संबंध जो है वो बेजमीन लोगों से भी है, जिसका संबंध दुकानदारों से भी है, जिनका छोटे व्यापारियों से भी है, आप उस सबको जो है आप बर्बाद करने के लिए और चंद कारपोरेट्स घरानों के लिए आप वो कानून लेके आएंगे। और इतने लाखों की संख्या में किसान जो है सड़कों पर पड़े हैं, आप उसकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जो इस देश के और विदेश के जो बड़ी पूंजी है, बड़े कारपोरेट्स घराने हैं, आपने उनके लिए काम करना है, ये सब उसके लिए आपको उपलब्ध करवाना है। इसलिए आपको जनता की उसकी कोई चिंता नहीं है, तो इसलिए वो कानून लेके आए हैं। मजदूरों के बारे में कानून बदल दिए, यही 2 साल का अरसा है। ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसके खिलाफ भगत सिंह ने बाकायदा लिखा उस समय पर, ये क्या है और कानून, ये आजादी से पहले के कानून, 1926 का कानून है। सबसे पहले जो है ट्रेड यूनियन एक्ट जो बना, अंग्रेजी राज से संघर्ष की हासिल करके जो कानून है, और ये 1990 के दशक तक ऐसे कानून है जो अलग अलग टाइम पर बने हैं मजदूरों के वेलफेयर के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है और वो अपने कारपोरेट्स मित्रों के लिए वो उन तमाम कानूनों को, जो 44 श्रम कानून है, जिसमें बुनियादी 29 जो श्रम कानून है, आप उनको खत्म करके 4 लेबर कोड्स ले आई। और उस लेबर कोड्स में क्या है, अगर वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल देखेंगे जो 1929 के अंदर जो पारित किए गए थे उस समय की अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और अब इन कानूनों को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें बहुत कुछ समानता है। उसमें क्या समानता है, मतलब जो कानूनी रूप से कभी भी कोई भी मालिक, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी आप कभी आप रखो, कभी आप निकाल दो, किसी प्रकार की रोजगार सुरक्षा नहीं है। आप स्थायी नौकरी का प्रावधान आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। हड़ताल करने का अधिकार जो है उस पर आपने रोक लगा दी उस कानून के जरिए, और यह कह दिया कि हड़ताल जो है अगर आपने की वो इनलीगल घोषित हो गई तो आपका 7 दिन का वेतन कटेगा, आप हड़ताल पे जा ही नहीं सकते। ऐसा प्रावधान कर दिया कि आपने एक मांग पत्र दिया कि हम हड़ताल पे जाएंगे, आपकी बातचीत हो गई शुरू सरकार के साथ या लेबर डिपार्टमेंट के साथ, तो यह मान लिया जाएगा कि जब तक आपका मसला हल नहीं होता तब तक आप हड़ताल में नहीं जा सकते। हड़ताल पे गए तो आपको जेल तक हो सकती है, और केवल हड़ताली लोगों को जेल तक। ये जो अभी हरियाणा की सरकार ने जो कानून बनाया है, इस कानून के कुछ झलक जो है, जो लेबर कोड से, जो मजदूरों के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में जो बीजेपी की सरकार ने संसद के अंदर जो पारित किए हैं, उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो हड़ताल पर जाएगा, अब उस हड़ताल की योजना बनाने वाले, उस हड़ताल की सलाह देने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले, चाहे वो हड़ताल में हैं शामिल, नहीं आंदोलन में शामिल हैं नहीं है, उनको भी उसके दायरे के अंदर लेके आया जाएगा। ये लेबर कोड्स के अंदर लिखा हुआ है। और आप ये भी लिखा हुआ है लेबर कोड्स को, लेबर कोड्स के अंदर, और जो लेबर कोर्ट हैं जिनमें कानून मजदूर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लेबर कोर्ट्स में जाते हैं, वो लेबर कोर्ट ही खत्म कर दी। मजदूरों से ये अधिकार छीन लिया गया। जो 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड्स पारित किए हैं सरकार ने, वो किसी कोर्ट के अंदर अपील ही नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट के अंदर। और कोई भी मामला अगर ट्रिब्यूनल को भी जाएगा, वो गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी कोई मामला ट्रिब्यूनल में जाए या ना जाए। तो आप जो है
किसी लेबर कमिश्नर तक को अधिकार नहीं किसी कंपनी के अंदर आप जाके किसी प्रकार से इंस्पेक्शन कर ले। तो ये लेबर कोड जो 4 कानून जो मजदूरों के बारे में जो बीजेपी की सरकार ने जो पारित किए संसद के अंदर, जो किसान कानून के साथ ही किए हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि इस देश के जो असली निर्माता है मजदूर और किसान, आपने ना केवल किसानों को उनकी जमीनों से उजाड़ना है, बल्कि जो मजदूर इस समय पर या कर्मचारी मेहनत का सामान जो सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनको आज तक जो मिली हुई जो सुविधाएं हैं, मिनिमम जो उनको गारंटी मिली हुई है, आपने उनको ध्वस्त करना, उसको खत्म करना है। और कारपोरेट्स के लिए सब कुछ आप रेड वो बिछाएंगे ताकि आपको खुले में किसी प्रकार से, और ये हो रहा है। आप हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारी जोन बन गई, कहीं जापानी जोन है, कहीं कोरियन जोन है, कहीं कोई जोन है जिस जोन के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई लेबर लॉज लागू नहीं होता, वहां पर एंट्री बैन है। तो ये एक हालात जो है इन कानूनों के जरिए, लेबर कोड्स के जरिए वो की जा रही है। तो एक ऐसी हालात में जो है हम लोग एक ऐसी स्थिति में हम वो रह रहे हैं। तो ये एक करके एक श्रृंखला है, ये हमें देखने की जरूरत है। ये एनआरसी सीए और कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से एक डर जो है, जो बिठाया गया है, एक अपने राजनीतिक हितों के लिए जो प्रयोग किया गया है, यहाँ के अल्पसंख्यकों को एक सामने रखकर उसको दुश्मन घोषित करके, ताकि आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकें और आप एक बहुमत जो हमारे संविधान की बुनियाद है उस पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। आप जो है यूएपीए जैसे कानून, काले कानून लेके आ रहे हैं। आप मजदूर किसानों को बर्बाद करने के लिए आप एग्रीकल्चर लॉ वो चेंज कर रहे हैं। आप लेबर कोड जो है मजदूरों के कानूनी अधिकार खत्म करने के लिए आप वो कर रहे हैं। और फिर जो है कोई अगर आंदोलन में आए, कोई अपनी आवाज उठाए, आप उसको चुप करवाने के लिए ये जो है आंदोलन संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक हरियाणा 2021 जैसे ऐसे काले कानून आप लेके आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक श्रृंखला, एक बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति, पूरा का पूरा जो सिस्टम अगर हम देखेंगे इस समय जो शासक वर्ग जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, वो आप ये कह सकते हैं कि ये अगर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को पढ़ें और उस समय की चर्चा को हम समझें, और आज जो हो रहा है बिल्कुल एक तरह की एक समानता है इसमें। और अगर हम ये कहें कि ये जो आज जो राज में बैठे हुए हैं ये असल में अंग्रेजों की औलाद हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये वो लोग हैं जो जिसकी जननी, जो बीजेपी जिसकी जननी आरएसएस है, 1925 के अंदर जिसका गठन हुआ, और जिसने अपने गठन के बाद से ही हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनके लिए दलाली का काम किया और नफरत फैलाने के अलावा किसी प्रकार का काम नहीं किया, वो आज राज के अंदर हैं। तो निश्चित तौर पे वो उस समय भी ये साम्राज्यवाद के साथ थे, साम्राज्यवादी जो शेर है उनके साथ थे, और निश्चित तौर पर आज भी है। अब बहुत सारे लोग ये समझ सकते थे हैं कि भाई अब तो अपना राज है, और साम्राज्यवाद तो कुछ नहीं है। साम्राज्यवादी पूंजी उस समय ये दिखता था कि बाहर से लोग आके हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, यहाँ की जनता को तबाही की ओर फैला रहे हैं। इस समय जो है वो लूटने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं, और लूटने वाले इस समय देशी भी हैं और विदेशी भी हैं। चंद कारपोरेट्स घराने हैं जिनके लिए लूट हो रही है। और ये हम इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है। कि ये कोरोना पीरियड जो है, जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, और उसके बाद से खुद जो है ये सर्वे, ये आंकड़े ये बताते हैं कि अपने देश की 84% आबादी का इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोगों की आमदन कम हो गई, रोजगार खत्म हो गए, बहुत बड़े पैमाने पर संकट लोगों के सामने है। लेकिन इसी एक साल के पीरियड में जो हिंदुस्तान में खरबपतियों की संख्या बढ़ गई, जो अंबानी अडानी जैसे जो पूंजीपति हैं, उनके मुनाफों में, उनकी संपत्ति में 50 डबल हो गई इस समय पर, एक साल के अंदर। ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो गया? और ये तो इसका अर्थ क्या है कि आपने सब कुछ जो ऐसे इस तरीके से प्रबंधन किया है। पिछले दिनों हम देखते हैं निजीकरण के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हुआ। 15 मार्च को निजीकरण विरोधी दिवस में मनाया गया। तो सारे अपने बैंक
आपने बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, रेल को प्राइवेट कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र बेच रहे हैं, बाकायदा जो है बजट के अंदर इसका प्रावधान कर रहे हैं। जो बजट जो है जिसकी लोग चिंता करते थे कि किसके लिए क्या मिलेगा, किस हिस्से को क्या मिलेगा, उसकी बजाय वो ये है कि क्या बेचा जाएगा और कौन खरीदार है, कौन उसको किसके लिए किया जा रहा है। आपने बैंकों का जो है 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो उसका कर्जा, मतलब बैंकों का जो लिया हुआ कर्जा लौटा नहीं रहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घराने, आप उनके कर्जे माफ कर रहे हैं और फिर बैंकों को दिवालिया घोषित मतलब उनको प्राइवेट करके आप उनके तमाम जो है एक तरीके से कर्जे माफ कर रहे हैं, और जो अभी कर्जे के देनदार हैं उसे बचने के लिए आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी जो है एक पूंजी साम्राज्यशाही पूंजी जो है बड़ी पूंजी के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए सब कुछ जो है ध्वस्त किया जा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। और तमाम ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इवन ईडी है, आप चुनाव आयोग है, हम देखते हैं क्या चुनाव आयोग के हालात हैं। अभी कई राज्यों के अंदर चुनाव जो चल रहे हैं, तो वो चुनाव आयोग का रुख वो हम समझ सकते हैं पिछले 3-4 साल से क्या बन गया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो हालात है वो हम सबके सामने है, किस प्रकार से फैसले आ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक प्रकार का तानाशाही जो रुख है, जो वो एक फांसीवादी एक करैक्टर चरित्र जो है तमाम संस्थाओं पर काबिज करते हुए तमाम विपक्षी, तमाम विरोधी आवाज को आप दबाएंगे, कुचलेंगे, ठीक है, और जो है हर तरीके से आप हथकंडे अपनाते हुए उसको आप जाएंगे। तो ये एक रुख जो है ये बिल्कुल हम सबके सामने है। लेकिन साथियों, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी परिस्थिति में अगर आप देखेंगे कि जो उस समय की भी डिबेट है, उस समय की भी चर्चाएं हैं, जो भगत सिंह और उनके साथी लिखते हैं अपनी उस जो सेशन कोर्ट के अंदर जो बयान है उसमें वो क्या लिखते हैं कि कुछ चंद लोगों को आप मतलब उनको ख़त्म करके इस सिस्टम को नहीं किया जा सकता, या राष्ट्र को नहीं बचा जा सकता 2 लोगों को, ऐसे नगण्य लोगों को कुचल कर, या आप ऐसा नहीं, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करके जनता को आप चुप कर दबा देंगे, नहीं। पिछले 3 साल में अगर खासकर जो एनआरसी सीए के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन है, उससे पहले विद्यार्थियों के कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन है, और ये जो किसान आंदोलन है कितना बड़ा, कितना लंबा, दिन रात बैठे हुए हैं, और इस डिटरमाइंड ढंग से, बिल्कुल इस विश्वास के साथ, इस जज्बे के साथ कि जाएंगे तो ये जो कानून है जो उजाड़ने का जो काम करेंगे, और उसको जब तक वापस नहीं, तब तक वापस नहीं जाएंगे। और हमारे देश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कह रही है कि कोई बात नहीं, 2 साल के लिए इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, लागू नहीं करेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है, वो दिख रहा है कि हाँ ठीक है, वो एक तरीके से बड़े कॉर्पोरेट्स के हित में, बड़ी पूंजी के हित में, पूंजीपतियों के लिए वो बिल्कुल जो है हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि इसको डेफर कर सकते हैं, इसमें बदलाव कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी ये कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अंदर इसका दबाव नहीं है लोगों का। जब जनता सड़कों पर होती है तो वो सब कुछ वो सीधा करना भी जानती है। लेबर कोड्स के बारे में, जो मजदूरों के बारे में जो लेबर कोड पारित किए गए, जिसको 1 अप्रैल से लागू होना था, केंद्र सरकार कहती है कि हम अभी इसको स्थगित कर रहे हैं। तर्क वो दे रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने रूल फ्रेम नहीं किए, वहां पर नहीं बनाए हैं, लेकिन एक दबाव है, मजदूर आंदोलन का एक दबाव है जो पूरे देश के स्तर पर जो खड़ा हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और तमाम उसके बावजूद भी जो है ये जो कानूनों के इनके खिलाफ जो है लोग संघर्ष में उतर रहे हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पर जो आंदोलन जो छिड़े हुए हैं, ये हमारी ताकत है, और ये इस ताकत को समझने की जरूरत है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है, एक यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। देश में आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब किसान वो इतने बड़े पैमाने, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कितने बड़े, इतना लंबा और इतना और खासियत बात ये हम सब इससे परिचित हैं कि किसान आंदोलन ये मांग नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि सरकार गलत कर रही है, केवल उसमें सत्ताधारी जो वो नहीं है, बल्कि वो टारगेट इस बात पे सबसे खासियत इस आंदोलन की है कि उसने कहा, उसने पहचाना किसान आंदोलन ने, और ये दिखाया, ये लोगों की समझ में आया कि मामला केवल इतना भर नहीं है कि सरकार ऐसा कर रही है, बल्कि ये अडानी और अंबानी जो पूंजीपति है, कारपोरेट्स हैं, वो इसके बीच में है, सेंटर में है। तो ये असल में लड़ाई जो है कारपोरेट्स के खिलाफ है, और कारपोरेट्स का मतलब है कि ये जो
कारपोरेट्स के हित में, जो बड़ी पूंजीपतियों के जो वर्चस्व वाले जो सिस्टम है, इसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, किसान खड़े हुए हैं, मजदूर खड़े हुए हैं। और इस आंदोलन ने किसान मजदूरों की एक यूनिटी बनी, जिसमें कई कार्रवाइयाँ इस बीच में ज्वाइंट हुई, और अभी भी बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, एक्शन के कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया। कई कार्यक्रम की घोषणा हुई है, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पर 2-3 कार्यक्रम आने वाले दिनों में ऐसे हैं। एक तो है साथियों संविधान बचाओ दिवस के रूप में 14 अप्रैल, हम सब जानते हैं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जो है वो जन्मदिन है, और इसको मनाने का फैसला किया है किसान आंदोलन ने, मजदूर आंदोलन ने इसको मनाने का फैसला किया है, और इसको नारा दिया संविधान बचाओ दिवस। क्योंकि जितना कुछ ये कर रहे हैं, संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये जो आरएसएस जिसकी जो जननी है बीजेपी की, इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। डेमोक्रेसी, जनतंत्र में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। ये मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और इसलिए जो है संविधान बचाओ दिवस का नारा दिया गया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस संविधान को बनाने में। इस संविधान की जो मूल मान्यताएं हैं कि नेचुरल राइट्स, मतलब प्राकृतिक न्याय का जो अधिकार है वो है, जीने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन ये अधिकार है। तो बीजेपी एक एक करके, वैसे एनआरसी सीए को लेके कह लीजिए, ये जो राज्य के और केंद्र के जो संबंधों का मामला हो, और व्यक्तिगत जो उसका स्वतंत्रता का वो मसला हो, इन तमाम पर हमला कर रही है। इसलिए ये संविधान बचाने की लड़ाई के साथ भी जुड़ी हुई है। इसलिए केवल इतना भर नहीं है कि 14 अप्रैल को हम केवल माल्यार्पण करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर पर, या हम केवल ज्योत लगा देंगे। कुछ लोग इसको ज्योत जलाने तक और एक भंडारे करने तक और केवल माला डालने तक इसको सीमित करने की शासक वर्ग की पार्टियां भी इसमें कोशिश में है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो उस समय की जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं और जो पूरी बहस जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो है एक पूरी की पूरी बहस जो निकल के आई, और जो उस बहस को स्थान मिला संविधान के अंदर, उस संविधान को एक एक करके वो खत्म किया जा रहा है, कानूनों के जरिए खत्म किया जा रहा है। संविधान जो है उस पर बड़ा हमला है, इसलिए संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए 14 अप्रैल को केवल मालाएं नहीं, केवल दिए नहीं जलाए, केवल भंडारे ना हो, बल्कि इस संविधान में क्या अच्छा था, क्या इसके लिए उस समय के लोगों ने काम किया और क्यों इसको बचाने की जरूरत है, इस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, हरियाणा के अंदर फैसला किया गया है, जो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा तालमेल ने भी, और तमाम ट्रेड यूनियंस जो है उसमें CITU भी शामिल है, और जो जनसंगठन है बहुत सारे युवाओं के, विद्यार्थियों के, वो सब इसमें शामिल है। उन्होंने तय किया कि जो कानून जो हरियाणा की सरकार ने पारित किया है, जो आंदोलन को, मतलब आंदोलनकारियों को, आंदोलन को कुचलने के लिए कि कोई लोग अपनी आवाज ही ना उठा सके, डराने के लिए उसका प्रतिकार करेंगे। उसी चंडीगढ़ में, उसी राजभवन पर जाकर जहां से इस कानून को वैधता प्रदान की गई है गवर्नर हाउस से, और यह तय हुआ कि 20 अप्रैल को तमाम लोग पंचकुला में पहुंचेंगे और पंचकुला में इकट्ठे होकर हरियाणा राजभवन की ओर कूच करेंगे 20 अप्रैल को। तो तमाम जो साथी हैं वो इसकी तैयारी करें, और एक कार्यक्रम जो है वो 1 मई मजदूर दिवस, किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि इस बार जो है मजदूर दिवस के मौके पे किसान और मजदूर इकट्ठे होके उस आंदोलन, उस दिन को मनाएंगे। तो ये ऐतिहासिक एक क्षण होगा, पहली बार जो है इतिहास में, आज़ादी के बाद से, मतलब अब तक के इतिहास में, जहां किसान और मजदूर इकट्ठे मिलके मजदूरों और जो असल में जो देश के निर्माता है, जो हम नारा लगाते हैं कि कौन बनाया हिंदुस्तान, देश का मजदूर किसान, ये जो बात है कि मेहनतकश आवाम जो है उसकी एकता, और निश्चित तौर पर बड़े बड़े दौर आए हैं, बड़े बड़े तानाशाह हुए दुनिया के अंदर, हिटलर जैसे तानाशाह हुए जिनका एक छत्र एक तरीके से जिसको हराने की जज्बा, मतलब जिसको हराने की कोई सोच नहीं सकता था, वो भी हारा। तो वो भी कुछ साल के बाद जो है अंततः उसको जो है सुसाइड करना पड़ा। और मतलब ऐसे जो है क्रांतिकारियों ने, ऐसा देश, समाजवादी देश, जिसकी भगत सिंह भी अपने उसके अंदर ही बात करते हैं, ऐसे सारे के अंदर जो संविधान में जो परिवर्तन होता है और जो अपनी लेखनी के अंदर कहते हैं कि जब तक जो है लूट पर आधारित ये व्यवस्था ये बदली नहीं जाती, जब तक क्रांति नहीं होती, और क्रांति अपरिहार्य है, वो जरूरी है,
वो देश के मेहनतकश आवाम के पक्ष में इस बात को मजदूर और किसान जो समझेगा, उसकी समझने की एक दिशा, एक उसकी बुनियाद पड़ चुकी है। ये किसान आंदोलन ने उसको और बढ़ाया है। अगर ये होगा तो निश्चित तौर पर इस बदलाव के बिना, इस सिस्टम में बदलाव के बिना स्थिति से नहीं निपटा जा सकता। तो निश्चित तौर पर जो है हम अपने पूरे अभियानों में, पूरे संघर्षों में ये तटस्थ रहने का मसला नहीं है। इस समय पर जो है आपको अपनी पक्षधरता, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा हुआ है इस समय पर। आप केवल नौकरियां और केवल आर्थिक संकट नहीं है, जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, अधिकार दांव पर लगे हुए हैं, संविधान दांव पर लगा हुआ है, हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और ये जो है जब जनता खड़ी होती है तो बड़े बड़े को उखाड़ के फेंक देती है। ये इतिहास ने हमें सिखाया है। ये रूस में हुआ, ये चाइना में हुआ, ये क्यूबा में हुआ, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर ऐसा हुआ। और इस समय जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं, जितना तेज हमला जनता के ऊपर है और जितना संकट नीचे जो है, वो चाहे खेती के अंदर हो, चाहे मजदूरों के अंदर हो, चाहे वो कर्मचारियों के अंदर हो, और शिक्षा जो है वो सपना बनने जा रही है। जिस प्रकार से कोरोना एक हथियार मिल गया है इस सत्ता को, शासक वर्ग को, कि लोगों को जो है अनपढ़ रखा जाए, कम पढ़े लिखे हों, सोचे ना, इस तरह की एक पूरी की पूरा जो सिस्टम जो ये लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये तटस्थ रहने का मसला नहीं है, ये आपको अपना पक्ष जो है धरता, और ना केवल आप बैठ के घर पे, बल्कि जो है आपको सड़कों पर, आंदोलनों में आप किसी न किसी रूप में सक्रिय हिस्सा जो है इस मुहिम का बनने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस दौर के लोग नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास जो है ये कहता है कि बदलाव जो है वो अवश्यंभावी है और दिशा जो है वही होगी। उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। लोग जो है सड़कों पर आएंगे, लड़ेंगे, और इन तमाम कानूनों की जो लोगों पर हमले करने वाले हैं, जो लोगों के जो है उनको चुप करवाने वाले लोग बोलेंगे, वो चीखेंगे और इन कानूनों को फाड़ फेंकेंगे, इनको जो छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा विश्वास है, और इतिहास से हमारा यही सबक है। और जो भगत सिंह और उसके साथियों ने जो कहा, आखिर में आज के दिन दोबारा से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कि उन्होंने जो अपनी शहादत दी, जिस सिस्टम के लिए, जिस व्यवस्था को, जिस 23 मार्च की उम्र में भगत सिंह और उसके साथी जो है ये बात कर रहे थे, तो 23 मार्च जब शहादत हुई 23 साल की उम्र में, तो वो ये सारी बात कर रहे थे। इस समय बहुत कुछ है सीखने का, हम पढ़ें उनको और समझें। परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, बहुत अनुकूल भी हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आपने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद।